पेड़ की गवाही। रोशन जीवन के अंतिम पड़ाव में था, इसलिए वह तीर्थयात्रा पर जाना चाहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित कर रखी थी। जब उसके मन में तीर्थयात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने उसमें से कुछ अशर्फियां निकल ली और बाकी बची हुई 1000 अशर्फियां एक थैली में भर ली और अपने मित्र दीनानाथ को देते हुए बोला, मित्र, यह मेरे जीवन भर की कमाई है। अब मैं तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आ पाया तो तुम इन्हें किसी नेक काम में खर्च कर लेना। 1 साल तक ये अशर्फियां तुम्हारे पास मेरी एक अमानत हैं। अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं आकर वापस ले लूंगा। दीनानाथ ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपकी ये अमानत संभल कर रखूंगा। आप बिना चिंता किए आराम से तीर्थयात्रा पर चले जाइए। दीनानाथ की बात पर यकीन कर रोशन चला गया। इतना सारा धन देखकर दीनानाथ का मन बदल गया और उसने उन सारी अशर्फियों को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब रोशन तीर्थयात्रा से वापस आ गया और दीनानाथ के पास अपना धन लेने गया तो दीनानाथ ने धन देना तो दूर, रोशन को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। बेचारा गरीब रोशन अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन रोशन ने भी हार नहीं मानी और अपना धन दीनानाथ से लेने के लिए उसने बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए गुहार लगाई। अब दीनानाथ को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन दीनानाथ अभी भी रोशन को पहचानने से इनकार कर रहा था। रोशन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। सच्चाई का पता करने के लिए बादशाह ने ये मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा। बीरबल ने रोशन से पूछा, तुमने किसके सामने अपना धन दीनानाथ को दिया था? हुजूर, बस एक आम के पेड़ के नीचे मैंने धन दिया था और कोई गवाह नहीं था। इसका मतलब तुम्हारा गवाह आम का पेड़ है। जाओ तो उस आम के पेड़ से कहो कि वो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो ना माने तो उसकी मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर आना। तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल सकता है। बेचारा रोशन बड़बड़ाता हुआ चला गया। पेड़ भी भला गवाही दे सकता है। दीनानाथ और बीरबल महल में ही रोशन का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तो बीरबल बोला, अब तक तो रोशन आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा और उससे मिन्नतें कर रहा होगा। तभी दीनानाथ बोला, रोशन तो वृद्ध आदमी है, वो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता। अभी तो उसे काफी समय लग जाएगा क्योंकि वहां का रास्ता भी साफ नहीं है। बीरबल शांत होकर रोशन का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद रोशन महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की लेकिन वो वही का वही खड़ा रहा। अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? बीरबल ने रोशन को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में गवाही देकर चला गया है। दीनानाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया? मैं तो कब से यही बैठा हुआ हूँ। बीरबल बोले, दीनानाथ, जब मैंने तुमसे पूछा था कि रोशन उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। अब तुम सीधे सीधे अशर्फियों के बारे में बताते हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? बेचारे दीनानाथ ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसने रोशन से माफी मांगकर उसका सारा धन वापस कर दिया। अकबर और बीरबल, अनमोल हीरे का रहस्य। दरबार में अनोखा विवाद। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यापारी पहुंचे। उनके साथ एक चमकदार और बड़ा हीरा था। दोनों अपनी अपनी दलील देकर कह रहे थे कि हीरा उनका है। पहले व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह हीरा मेरे दादा ने मुझे दिया था। यह हमारी पीढ़ियों का खजाना है। दूसरे व्यापारी ने तर्क दिया, नहीं, यह हीरा मेरे पिता का है।
यह मुझे मेरे परिवार से मिला है। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों को ध्यान से सुना, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि सच कौन बोल रहा है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह हीरा किसका है, यह फैसला करना तुम्हारा काम है। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, यह मामला बहुत गंभीर है। मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए समय चाहिए कि इस हीरे का असली मालिक कौन है। उसने आदेश दिया कि हीरे को दरबार के बीचों बीच रखा जाए और कहा, अब मैं इस हीरे को 2 भागों में काटूंगा और दोनों को एक एक हिस्सा दूंगा। यह समस्या का सबसे उचित हल होगा। पहला व्यापारी खुशी से बोला, यह सही रहेगा। इसे काट दो और हमें हमारे हिस्से दे दो। लेकिन दूसरा व्यापारी घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, कृपया इस हीरे को मत काटिए। इसे इस व्यापारी को दे दीजिए। मैं इसे खोने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे नुकसान न पहुंचे। बीरबल मुस्कुराया और अकबर से बोला, जहांपनाह, यह स्पष्ट है कि दूसरा व्यापारी ही हीरे का असली मालिक है। वह इसे बचाने के लिए इसे छोड़ने को भी तैयार है, जबकि पहला व्यापारी केवल अपना लाभ चाहता है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और आदेश दिया कि हीरा दूसरे व्यापारी को सौंप दिया जाए। बीरबल ने पहले व्यापारी से कहा, तुमने झूठ बोलकर दरबार का समय बर्बाद किया और एक निर्दोष व्यापारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। अकबर ने पहले व्यापारी पर जुर्माना लगाया और उसे चेतावनी दी कि ऐसा झूठा दावा फिर न करे। दूसरे व्यापारी ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, जहांपनाह, आपने मेरी अमानत को बचाया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब बीरबल की बुद्धिमानी का नतीजा है। वह हमेशा सत्य और न्याय का साथ देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार या अधिकार अपने स्वार्थ से ऊपर होता है। जो वस्तु के लिए त्याग करने को तैयार होता है, वही उसका असली हकदार होता है। 3 सवाल अकबर बीरबल की कहानी। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे, आकाश में कितने तारे हैं, धरती का केंद्र कहाँ है, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं। अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल, बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया, और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो।
अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया। अकबर और बीरबल, सपनों का पेड़। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया। वह बेहद घबराया हुआ और चिंतित था। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूं। मैंने सपने में देखा कि मेरे खेत में एक अद्भुत पेड़ उग आया है। उस पेड़ पर फल नहीं बल्कि सोने के सिक्के लगते हैं। लेकिन जब मैंने अपने खेत की खुदाई की तो वहां कुछ नहीं मिला। अब पूरे गांव में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सपने बड़े रोचक हैं किसान, लेकिन हमें इस मामले को हल करने के लिए बीरबल की मदद लेनी होगी। अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूरी बात बताई। बीरबल ने कुछ सोचते हुए कहा, जहां पनाह, यह सपना केवल एक संकेत है। हमें इसे हल करने के लिए किसान के जीवन और परिस्थितियों को समझना होगा। मुझे किसान के खेत का निरीक्षण करने की अनुमति दें। अकबर ने तुरंत अनुमति दी। बीरबल किसान के साथ उसके खेत में गए। उन्होंने देखा कि खेत में पानी की कमी थी, मिट्टी सूखी थी और फसलें मुरझाई हुई थीं। बीरबल ने किसान से पूछा, तुमने अपनी फसल का ध्यान क्यों नहीं रखा? तुम्हारे खेत की हालत बहुत खराब है। किसान ने सिर झुका लिया और बोला, जहां पनाह, मुझे पैसे की कमी थी। मैं बीज और पानी नहीं खरीद सका, इसलिए मेरी फसल खराब हो गई। बीरबल ने किसान को सांत्वना दी और कहा, तुम्हारा सपना एक चेतावनी है। यह तुम्हें बताता है कि मेहनत और समझदारी से काम लोगे तो तुम्हारा खेत सचमुच सोना उगलेगा। अब तुम मेरी बात सुनो। बीरबल ने किसान को एक योजना दी। उन्होंने राजा से अनुमति लेकर किसान को बीज, खाद और सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध करवाया। साथ ही गांव के अन्य किसानों को भी इस योजना में शामिल किया गया ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। बीरबल ने कहा, तुम्हारा सपना केवल सोने के सिक्कों का नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत का फल है। अगर तुम इसे सच करोगे तो तुम्हारा खेत और जीवन दोनों बदल जाएंगे। कुछ महीनों बाद किसान के खेत में लहलहाती फसलें उगीं। उसने अपनी फसल को बाजार में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने अकबर के दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मेरा सपना सच हो गया। मेरा खेत अब सचमुच सोना उगल रहा है। यह सब आपकी और बीरबल की कृपा से संभव हुआ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और किसानों की मेहनत ने एक सपना हकीकत बना दिया। यह हमारी प्रजा के लिए प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने तभी सच होते हैं जब हम मेहनत और समझदारी से काम करें। हर सपना एक संकेत है जिसे हमें पहचानना और उस पर काम करना चाहिए। अकबर और बीरबल, चालाक बनिया और गुप्त सोना। दरबार में बनिए का फरियाद। एक दिन एक बनिया अकबर के दरबार में आया। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं मुसीबत में हूं। मैंने अपने घर की दीवार के अंदर कुछ सोने के सिक्के छिपाए थे, लेकिन अब वे गायब हो गए हैं।
मुझे यकीन है कि मेरे पड़ोसी ने चोरी की है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने बनिए की बात सुनी और पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। पड़ोसी ने साफ इनकार किया। जहां पनाह, मैंने कोई सोना नहीं चुराया। यह बनिया झूठ बोल रहा है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें सच का पता लगाना होगा। अगर बनिया सच कह रहा है तो चोर को सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और बनिए से पूछा, तुम्हारे सोने के सिक्के कितने थे और तुमने उन्हें कब छिपाया था? बनिए ने जवाब दिया, जहां पनाह, 50 सोने के सिक्के थे। मैंने 2 महीने पहले उन्हें दीवार के अंदर छिपाया था। बीरबल ने कहा, ठीक है, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तब तक दोनों पक्ष यहीं रुके। बीरबल ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे बनिए के घर की दीवार का निरीक्षण करें और गुप्त रूप से यह पता लगाएं कि कोई खुदाई के निशान हैं या नहीं। सेवकों ने लौटकर बताया कि दीवार को हाल ही में खोदा गया था। बीरबल ने बनिए और उसके पड़ोसी को अगले दिन दरबार में बुलाया। उसने दोनों को लकड़ी की छड़ें देते हुए कहा, यह छड़ें जादुई हैं। जो चोर होगा उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन दोनों दरबार में पहुंचे। बीरबल ने छड़ें जांची और पड़ोसी की छड़ी को देखा। वह 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चोर यही पड़ोसी है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह कैसे पता चला बीरबल? बीरबल ने समझाया, चोर ने डर के मारे रात में अपनी छड़ी को काट दिया, यह सोचकर कि अगर वह छोटी हो जाएगी तो कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन जादू यही था कि छड़ी बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। अकबर ने पड़ोसी को सख्त सजा दी और बनिए को उसके सोने के सिक्के लौटाए। बनिए ने झुककर कहा, जहां पनाह और बीरबल, आपने न केवल मेरा सोना लौटाया बल्कि मुझे न्याय भी दिलाया। आपका आभार। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की समझदारी हमें हर बार प्रेरित करती है। बीरबल और तानसेन का झगड़ा। बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से 2 रत्न बीरबल और तानसेन में एक बार किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। जब विवाद का कोई हल नहीं निकला तो दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह को अपने दोनों ही रत्न बहुत प्यारे थे, इसलिए वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने किसी और से फैसला कराने की राय दी। बीरबल ने पूछा, हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने की राय दी है तो कृपा करके ये भी बता दें कि हम किस महान व्यक्ति से अपना फैसला कराएं। तब महाराज ने महाराणा प्रताप का नाम सुझाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर की सलाह पर दोनों महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप सोच में पड़ गए। तभी तानसेन ने अपनी मधुर आवाज में रागिनी गानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर महाराणा प्रताप मदहोश होने लगे। तब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो बीरबल से भी रहा न गया और बोले, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो हमने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि अगर मेरा पक्ष सही होगा तो मैं 100 गाय दान करूंगा और मियां तानसेन का पक्ष सही हुआ तो वो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। ऐसा उन्होंने अपनी मन्नत में मांगा था। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है। महाराणा एक हिंदू शासक थे, इसीलिए वो गोहत्या के बारे में सोच भी नहीं सकते थे।
बीरबल की ये बात सुनकर वो चौंक गए और उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष में फैसला सुना दिया। जब ये बात बादशाह को पता चली तो वो बहुत हंसे। अकबर और बीरबल, न्याय की अनोखी परीक्षा। एक दिन अकबर दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला रोती हुई दरबार में आई और बोली, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे बेटे को एक जमींदार ने झूठे आरोप में फंसा दिया है और उसे जेल में डाल दिया गया है। वह निर्दोष है। कृपया उसकी मदद करें। अकबर ने उस महिला की बात सुनी और तुरंत जमींदार को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जमींदार दरबार में पहुंचा और अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, यह महिला झूठ बोल रही है। इसका बेटा एक चोर है। उसने मेरे घर से सोने के आभूषण चुराए हैं। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। महिला ने आंसुओं के साथ कहा, यह झूठ है महाराज। मेरा बेटा गरीब जरूर है, लेकिन वह चोर नहीं है। यह जमींदार मुझसे बदला लेना चाहता है क्योंकि मैंने उसकी एक गलत मांग को ठुकरा दिया था। अकबर इस मामले को समझने में असमर्थ थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला उलझा हुआ है। तुम ही इसे सुलझाओ। मुझे सच्चाई चाहिए। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर कहा, जहांपनाह, सच्चाई को उजागर करने के लिए हमें एक अनोखी परीक्षा करनी होगी। मुझे एक दिन का समय दें। मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया। उसने एक बड़ा दीपक मंगवाया और उसमें तेल भरकर जलाया। फिर उसने घोषणा की, यह दीपक जादुई है। जिसने भी चोरी की होगी, उसकी आत्मा इसे बुझाने से डर जाएगी। अब मैं सभी को इस दीपक को छूने का आदेश देता हूं। जो इसे नहीं छुएगा वही चोर होगा। सभी लोग एक एक करके दीपक के पास गए और उसे छुआ। जमींदार जब दीपक के पास गया तो वह कांपने लगा। उसने डरते हुए दीपक को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पीछे हट गए। बीरबल ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई आपके सामने है। जिसने अपराध किया है वह दीपक को छूने से डर रहा है। यही व्यक्ति झूठा है। अकबर ने जमींदार को गुस्से से देखा और कहा, क्या यह सच है? तुमने इस महिला के बेटे को झूठे आरोप में फंसाया। जमींदार ने कांपते हुए सच कबूल किया। उसने कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं इस महिला से नाराज था और बदला लेने के लिए मैंने झूठे आरोप लगाए। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने आदेश दिया कि महिला के बेटे को तुरंत रिहा किया जाए और जमींदार को कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई किसी न किसी रूप में उजागर हो ही जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और छल कितने भी बड़े क्यों न हो, सच्चाई हमेशा जीतती है। न्याय पाने के लिए धैर्य और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। अकबर बीरबल की कहानी, धोखेबाज काजी। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज, न्याय करो। मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बायले कि क्या हुआ? किसान बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया।
उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे और उसके वापस आने पर लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बायले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा। महाराज, मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पास जमापूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे। मेरे साथ न्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवा कर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवाकर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था। मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। कहानी से सीख, कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। खाने के बाद लेटना। अकबर बीरबल की कहानी। किसी समय बीरबल ने अकबर को यह कहावत सुनाई थी कि खाकर लेट जा और मारकर भाग जा, यह सयाने लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं, जिंदगी में उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता। एक दिन अकबर के अचानक ही बीरबल की यह कहावत याद आ गई। दोपहर का समय था। उन्होंने सोचा, बीरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा। आज हम उसकी इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाकर पूरी बात समझाई और बीरबल के पास भेज दिया। नौकर ने अकबर का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने समझ लिया कि बादशाह ने उसे क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। इसलिए बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं। उस दिन बीरबल ने पहनने के लिए चुस्त पाजामा चुना। पाजामे को पहनने के लिए वह कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गए।
पाजामा पहनने के बहाने वे काफी देर बिस्तर पर लेटे रहे। फिर नौकर के साथ चल दिए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, कहो बीरबल, खाना खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल लेटा था जहांपनाह। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, इसका मतलब तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की है। हम तुम्हें हुक्म उदूली करने की सजा देंगे। जब हमने खाना खाकर तुरंत बुलाया था, फिर तुम लेटे क्यों? बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है? मैं तो खाना खाने के बाद कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। आप तो पैगाम ले जाने वाले से पूछ सकते हैं। अब ये अलग बात है कि ये चुस्त पाजामा पहनने के लिए ही मुझे लेटना पड़ा था, बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। अकबर बादशाह बीरबल की चतुरता को समझ गए और मुस्करा पड़े। अकबर और बीरबल अद्भुत खजाने की खोज। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सा कागज लाया गया। कागज में लिखा था, जहांपनाह, आपके राज्य के नीचे एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है, लेकिन इसे खोजने का रास्ता केवल वह समझ सकता है जो सबसे बुद्धिमान है। यदि आप इसे ढूंढ सकते हैं तो यह आपके राज्य को अपार धन और गौरव देगा। अकबर इस संदेश को पढ़कर हैरान हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कागज दिखाते हुए कहा, बीरबल, क्या यह खजाना सच हो सकता है? और अगर यह सच है तो इसे खोजने का तरीका क्या हो सकता है? बीरबल ने कागज को ध्यान से पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, खजाने का जिक्र जरूर दिलचस्प है, लेकिन इसे खोजने के लिए हमें संदेश में छिपे संकेतों को समझना होगा। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैंने संदेश का विश्लेषण किया है। इसमें लिखा है कि खजाना राज्य के नीचे है। इसका मतलब है कि यह खजाना हमारी जमीन से जुड़ा है, लेकिन यह कोई सामान्य खजाना नहीं हो सकता। हमें इसे एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में लेना चाहिए। क्वी, अकबर ने पूछा, तो इसका अर्थ क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस खजाने का मतलब हमारे राज्य की मिट्टी और यहाँ के लोग हैं। यदि हम अपनी जमीन और प्रजा का ध्यान रखें तो यह खजाना हमें अनगिनत लाभ देगा। लेकिन इसे समझने के लिए हमें राज्य के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करना होगा। अकबर और बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने का निर्णय लिया। वे गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने देखा कि कहीं खेत सूखे पड़े हैं, कहीं किसान परेशान हैं और कहीं व्यापार में कठिनाइयां हो रही हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही हमारी जिम्मेदारी है। यह खजाना तभी फल फूल सकता है जब हम अपनी भूमि, किसान और व्यापार को ठीक तरीके से संभालें। अकबर ने बीरबल की बात मानी और तुरंत सुधार के आदेश दिए। अकबर ने किसानों को सिंचाई के लिए नए उपकरण उपलब्ध कराए, व्यापारियों को सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराया और राज्य की सड़कों और बाजारों को ठीक करवाया। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली फैलने लगी। कुछ महीनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह सच में एक खजाने की तरह है। हमारे राज्य की मिट्टी और यहाँ के लोग ही हमारी असली दौलत हैं। अब यह राज्य पहले से ज्यादा समृद्ध हो गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना हमारी जमीन, हमारी मेहनत और हमारी प्रजा में छिपा होता है। यदि हम इनकी देखभाल करें तो हर राज्य, हर घर एक खजाना बन सकता है। बादशाह अकबर के साले और बीरबल की योग्यता। दरबार में बीरबल से जलने वाले बहुत लोग थे, जिनमें से एक बादशाह के साले मियाँ भी थे। ये बार बार बीरबल से होड़ करते और हमेशा मात खाते, लेकिन बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते थे।
बीरबल की ना मौजूदगी में एक बार साले साहब बादशाह से बोले कि वो दीवान पद के सही दावेदार हैं। इसलिए बादशाह ने भी अपने साले साहब की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए कहा, अच्छा तो ये पता करो कि क्या हमारे महल के पीछे किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं, क्योंकि हमें आज सुबह से ही कुछ पिल्लों की आवाजें आ रही हैं। बादशाह की बात सुनकर साले साहब महल के पीछे की ओर देखने चले गए और कुछ देर बाद आकर बताया, हुजूर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। बादशाह अकबर ने पूछा, कितने बच्चे हैं? साले साहब बोले, हुजूर, मैंने गिने नहीं थे। जाओ गिनकर आओ फिर बताओ। साले साहब ने आकर बताया, हुजूर, 5 बच्चे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, कितने नर बच्चे हैं और कितने मादा? साले साहब बोले, हुजूर, आपने गिनकर आने को कहा था तो मैं गिनकर चला आया। बादशाह, जाओ पता करके बताओ। साले साहब देखने चले गए और आकर बोले, 3 नर और 2 मादा हैं हुजूर। बादशाह ने पूछा, नर पिल्ले किस रंग के हैं? साले साहब ने फिर नकारते हुए कहा, देखा नहीं, मैं अभी देखकर आता हूं। अब बादशाह ने गुस्से में कहा, रहने दो, अब तुम बैठ जाओ। साले साहब जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बीरबल भी दरबार में आ गया। तब बादशाह ने बीरबल से वही बात कही, जाओ पता करके आओ हमारे महल के पीछे किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं क्या? बादशाह अकबर का हुक्म सुनकर बीरबल महल के पीछे चला गया और कुछ देर बाद महल में वापस आकर बोला, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा था, कुतिया ने बच्चे दिए हैं। बादशाह बोले, कितने बच्चे हैं? हुजूर, 5 बच्चे हैं। उनमें कितने नर और कितने मादा? बादशाह ने पूछा। 3 नर और 2 मादा है हुजूर। बादशाह अकबर, नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल, 2 काले और 1 बादामी रंग का है। बादशाह अकबर के सभी सवालों के जवाब देने के बाद बीरबल अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। फिर बादशाह ने अपने साले की तरफ देखा जो कि सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। बादशाह ने पूछा, साले साहब, क्या अब तुम्हें कुछ कहना है? साले साहब के पास बोलने के लिए अब कोई जवाब न था, वह सिर झुकाए अपने स्थान पर बैठा रहा। बादशाह का गुस्सा। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गईं। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो गई नहीं, सुबह होते ही अपने मायके चली जाना वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी।
बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया।